चलिए देखिए, तो हम एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली पर आ गए और वहां पे हमने फेज एंगल, करंट की इक्वेशन, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम और पावर कंज्यूम, इन सब के फॉर्मूले हमने डिराइव कर लिए थे। ठीक है, अब आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस नए टॉपिक के अंदर में 5 चीजें दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अब हमें इसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स किया है और उस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। ठीक है, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है और ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है इसकी इक्वेशन है V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, मैंने बताया था आपको लास्ट वाले टॉपिक में कि वोल्टेज की इक्वेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वोल्टेज हमेशा ऐसे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, बस करंट जो है वो हर सर्किट में अलग अलग बनेगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सर्किट है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम यहाँ पे करंट की इक्वेशन बनाने के लिए ओम्स लॉ का यूज तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ओम्स लॉ सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है। लेकिन हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि रेजिस्टेंस नाम की चीज जरूर होती है, रेजिस्टेंस नाम की चीज जरूर होती है। और रेजिस्टेंस का मतलब आर नहीं होता, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, अपोज करना। और यहाँ किसका अपोज होता है? यहाँ करंट का अपोज होता है। अब वो अपोजिशन हमने पढ़ा था कि भाई वो कोलिजन की वजह से होता है, जिसको हमने आर का नाम दिया था। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं सिंपल अगर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछूं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना, अपोज करना, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे वर्क करेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ करंट, तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ करंट? देखिए, हमें पता है आई का फॉर्मूला होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फिर हम इस q को क्या लिख सकते हैं? cv। तो आई हो जाएगा मेरे पास d बाई डी टी ऑफ cv। ठीक है, अब v की जगह ये इक्वेशन पुट कर देंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा I इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे।
अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, ये जो CV नॉट है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, और यहां आ जाएगा d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब अगर हम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसे चेन रूल कहते हैं, ये मैथमेटिक्स में आता है। जैसे मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था कि मान लो किसी ने cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन का है तो sin 2 थीटा अपॉन 2 आता है, इंटीग्रेशन में 2 नीचे आता है। यहाँ पर क्या होता है, 2 बराबर में आता है, मल्टीप्लाई में आता है। जैसे किसी ने साइन ओमेगा टी का तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा बराबर में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है ना। यानी कि I इक्वल्स टू आ जाएगा CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, लास्ट स्टेप तक? यस। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा सामने बोर्ड पे, ये जो लिखा हुआ है CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, I इक्वल्स टू V0 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको हम ऐसे लिख देंगे V0 1 अपॉन ओमेगा सी। आप ये देखो जो मैंने यहाँ करा, अगर आप देखें क्या मैथमेटिकली मैंने सही करा है, क्या मैथ के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व करूंगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। और जो ये कॉस लिखा हुआ है, इस कॉस को आप क्या लिख देंगे, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऐसे लिख दिया इसे, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर आपने 1/ओमेगा सी को नीचे क्यों लेके आए, मैथमेटिकली तो आप ठीक हो बिल्कुल, लेकिन सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप, ठीक है ना। और ये क्यों लिखा, देखो मैथमेटिकली तो बिल्कुल सही लिखा सब चीजें, नो डाउट, मैथमेटिकली तो मुझे बिल्कुल सही लिख रखा है। आप कोई सा ही मैथ का दिमाग चला लो यही होगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा मैंने। लेकिन क्यों लिखा सर ऐसा, बस अकेला क्वेश्चन दिमाग में ये बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बन लिखा है ऐसा, ठीक है। देखो ये जो 1/ओमेगा सी होता है इसको हम बोलते हैं HC। ये जो 1/ओमेगा सी होता है इसे बोलते हैं HC, और HC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन, I इक्वल्स टू V0 अपॉन HC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2।
ठीक है। और बस लास्ट लिख रहा हूँ स्टेप, उसके बाद बस आगे बता देंगे पूरा। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं ये जो V नॉट बाय एक्स सी होता है इसको आई नॉट कहा जाता है। तो आई इक्वल्स टू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब ये कॉपी कर लो, मैं सारे बातों का आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, पहले आप ये कॉपी कर लो। कॉपी करें सब बच्चे? कर लिया सबने कॉपी? करिए, नोट करें सब बच्चे। देखो अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि सर ये आपने ये सब जो करा ये क्यों करा। मैथमेटिकली सब सही करा सर आपने, लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हो? देखो सबसे पहली बात कि सर आप ये ओमेगा सी को नीचे क्यों ले गए। देखिए हम जब करंट के बारे में समझते हैं तो हमें ये पता है कि करंट बराबर जो होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। आप उसका मीनिंग समझो, उसका मीनिंग ये है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ज्यादा बनेगा। इसके अलावा और कोई ज्यादा होने से करंट नहीं बढ़ता। फिर नीचे आर आता है, उसका कहना ये है कि जितना आर ज्यादा होगा मतलब अपोजिशन ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा, करंट कम बनेगा। तो हमने ये कहा कि भाई करंट के सामने जो भी आएगा वो सिर्फ वोल्टेज आएगा, बाकी वोल्टेज को हटा के जो भी चीज आएगी वो डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, क्योंकि करंट सिर्फ वोल्टेज पे निर्भर करता है, करंट और किसी पे निर्भर नहीं करता। डायरेक्टली डायरेक्टली इनवर्सली तो करता है रेजिस्टेंस पे, डायरेक्टली। ठीक है, इसलिए हमने इन सबको नीचे लिया है। अगर ये पहले से नीचे होते तो हम इन्हें और कुछ कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि सर ये आपने एक्सी का नाम दे दिया, चलो आपने कहा एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, चलो ये भी सही है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट को ऑफर कर रहा है। इट इज अ रेजिस्टेंस बाय द कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है कैपेसिटर, उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आई का फॉर्मूला आ गया वी नोट बाय एक्स टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा सर साइन में क्यों लिखा? साइन में इसे लिखा क्योंकि हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वोल्टेज और करंट को भी, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो एक्सी समझ में आ गया आपको? एक्सी क्या होता है? एक्सी ये वो रेजिस्टेंस होता है जो कैपेसिटर ऑफर कर रहा है, किसको? ऑल्टरनेटिंग करंट को। अब सवाल आता है सर कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है? कैपेसिटर के अंदर भी कोलिजन होते हैं। कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस कहां से आया? कैपेसिटर कैसे रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? अब आप देखिए, होता यह है कि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते रहते हैं तो अगर आप उसे डिस्चार्ज होने नहीं देंगे
अगर आप उसे डिस्चार्ज होने नहीं देंगे तो वो करंट के फ्लो को बंद कर देगा, वो करंट को आगे नहीं जाने देगा। समझ रहे हो बात को या नहीं? तो जब वो करंट को आगे नहीं जाने देगा तो इसका मतलब ये है कि वो करंट को रोक रहा है, और करंट के रोकने को क्या बोलते हैं हम? करंट के रोकने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि सर अगर हम करंट को जाने दें तब, जब आप करंट को जाने दे रहे हैं तो कितने चार्ज बाद जाने दे रहे हैं, ये भी तो चीज है ना। आप करंट को ऐसा कर रहे हैं कि उसे टाइम दे रहे हैं डिस्चार्ज होने का, लेकिन कितने टाइम बाद दे रहे हैं डिस्चार्ज होने का, ये भी देखा जाएगा। देखा जाएगा प्लीज, ये भी देखा जाएगा कि वो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है। मान लो उसने एक साथ बहुत सारा चार्ज स्टोर कर दिया, तो वो तभी के तभी क्या करेगा, करंट को रोक देगा धीरे धीरे। फिर आपने उसे डिस्चार्ज कर दिया तो जाने देगा। डिपेंड्स ना, डिपेंड करेगा ना, किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा, प्लस आप कितनी तेजी से उसे डिस्चार्ज करने का मौका दे रहे हैं इससे भी निर्भर करेगा। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है ना, इसकी यूनिट भी ओम होती है, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। इसकी कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। समझ गए बात को? बस ये कोलिजन की वजह से नहीं हो रहा, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से हो रहा।